नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे धनु राशि धनु लग्न की। मई के महीने में कैसा रहेगा ये महीना, जीवन के किस क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, अगर कोई सावधानियां हैं, अगर कुछ सूत्र हैं जिनके थ्रू हम थोड़ा सुधार सकते हैं अपने भविष्य को मई में या आगे तक के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे। ऐसी दिखती है आपकी कुंडली। अगर आपका धनु लग्न है तो आपके यहाँ पहले भाव में 9 नंबर लिखा हुआ है। अगर आपका चंद्रमा जहां बैठा है वहां 9 नंबर है तो आपकी धनु राशि है। राशि और लग्न अलग अलग चीज है। राशि चंद्रमा मन है, हम कैसा महसूस करते हैं, हमारे इमोशन। अगर खुशी होती है तो मन को होती है, दुख होता है तो भी मन को होता है। सब मन का खेल है, सब मन का खेल है। कई बार व्यक्ति उस चीज से भी खुश हो सकता है जो उसके लिए लाभदायक ना हो, पर चंद्रमा से तो वो अच्छा ही है। चंद्रमा को तो अच्छा लग रहा है, मन भोगों की तरफ भागता है, मन जो है वो फीलिंग्स की तरफ भागता है। सेंसेस जो हैं हमारी, जो इंद्रिय सुख की तरफ भागता है। मन चंचल है, तो उस मन से कैसी आपकी महादशा जाएगी। आपको खुशी होगी, आप अपने आप को अच्छा फील करेंगे, आप कैसा, वो चंद्रमा से देखते हैं। लग्न है प्योर इंटेलिजेंट, शुद्ध बुद्धि। धी का एक एस्पेक्ट है बुद्धि, तो वो है लग्न। धी के 4 एस्पेक्ट होते हैं। धी जो शब्द है संस्कृत का, उसके 4 एस्पेक्ट हैं। एक है बुद्धि, दूसरा है शुद्धि, तीसरा है वृद्धि और चौथा है सिद्धि। तो इनमें से जो बुद्धि है वो प्योर इंटेलेक्ट जो है हमारी, वो लग्न है। तो लग्न हम दिमाग के बेस पर कैसा समय जाएगा। जैसे कि अगर बहुत कठिन काम है और उससे पैसा भी आ रहा है पर काम इतना है, तो चंद्रमा हो सकता है दिखाएगा थोड़ा हार्ड टाइम, क्योंकि मन के लिए, मन उसको कैसे परसीव कर रहा है कि भाई बड़ा टफ समय है। पर बुद्धि सोच सकती है कि भाई अच्छा समय है, बुद्धि के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेहनत की है तो कष्ट तो हुआ है पर एंड में आपको कुछ पैसा मिला है, कुछ काम बना है आपको। तो दोनों से ही देखना चाहिए। पहले चंद्रमा से देखें क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन तक एक ही राशि में रहता है, बड़ी पिक्चर दिखाएगा। फिर लग्न से देखें, लग्न आपकी छोटी पिक्चर दिखाएगा। तो जो लोग इसे देख रहे हैं, अगर उनकी राशि धनु है और लग्न कोई दूसरा है तो उससे भी देखें, क्योंकि अगर राशि से अच्छा है और लग्न से भी अच्छा है तो बहुत अच्छा। अगर राशि से बुरा है, लग्न से अच्छा है तो फिर भी ठीक है। अगर दोनों से बुरा है तो थोड़ा समझने की, थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर होने की बात है, थोड़ा सा सावधानी बरतने की बात, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी आशावान पॉजिटिव तो हमें तब भी रहना है, आगे हमें तब भी बढ़ते रहना है, हार हमें तब भी नहीं माननी है। और इसके बाद फिर महादशा, वो तो सबसे मेन है। जो आपकी जन्म कुंडली हो सकता है आपकी बहुत अच्छी महादशा चल रही हो, अगर ट्रांजिट खराब भी होगा तो ज्यादा से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लाभ नहीं होगा पर नुकसान आपका नहीं होगा अगर आपकी दशा महादशा अच्छी है। अगर दशा महादशा बुरी है तो ट्रांजिट कितना भी अच्छा हो कुछ खास असर नहीं कर पाएगा। तो दोनों का अच्छा होना जरूरी है। आपकी कुंडली से भी अच्छी चीजें दिखाई दे रही हो, उधर ट्रांजिट में भी अच्छी चीजें आ रही हो, तो आपको वो रिजल्ट मिलता है। और फिलहाल तो एक नई बात और जो बतानी जरूरी है कि जो गोचर होता है वो पूरी पृथ्वी का जन्म कुंडली है। जैसे हम बात कर रहे थे ना ट्रांजिट और गोचर, ट्रांजिट और आपकी जन्म कुंडली, तो ट्रांजिट पूरी पृथ्वी की जन्म कुंडली है। तो जब पूरी पृथ्वी की जन्म कुंडली है और अगर उसमें कोई बड़ा चेंज आ रहा है, बड़ा फिनोमेना हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि पृथ्वी का जो हॉरोस्कोप है, पृथ्वी की जो कुंडली है, वो हमारी आम कुंडलियों पर भारी हो जाती है। और हो ही गई है। आप देखिए कि सभी लोग घर में बैठे हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, और ये जरूरी भी है। फिलहाल बाहर ना जाना ही अच्छा है, क्योंकि किसी तरह से ये प्रॉब्लम निकल जाए तो फिर कुछ किया जाए। अरे भाई जिएंगे, आशा रखेंगे तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। और ये समय भी, ये भी नहीं कह सकते कि बहुत बुरा समय है, क्योंकि हर बुरा समय कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो लेके आया है। अगर हम बुराई की तरफ फोकस करेंगे तो हम अच्छाई को मिस कर देंगे। ये ठीक उसी तरह है, अगर किसी सफेद कागज पर एक काला धब्बा लगा दिया जाए और उस पर ही फोकस किया जाए तो जो चारों तरफ की जो सफेदी है उससे नजर जाती नहीं है। ठीक इस लॉकडाउन में भी एक पॉजिटिव बात है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, कि समय तो आपके पास है
और जब आप काम में बिजी होते हैं आपके पास समय नहीं होता है, ना सोच के लिए ना प्लानिंग के लिए। तो आप ये कह सकते हैं आपको 2 महीने के लिए समय मिला है प्लानिंग के लिए। कोई अच्छा आइडिया निकल के आ सकता है। याद रखिए, जितने भी अच्छे आविष्कार हुए हैं, जितने अच्छे भी बिजनेसमैन हुए हैं, जो सबसे महान सबसे ग्रेट जो आइडिया आए हैं वो व्यक्ति को अकेले में ही आए हैं, जब उसके पास टाइम हुआ है। क्योंकि काम में आइडिया आते हैं, पर जो सबसे ग्रेट आइडिया आते हैं वो तभी आते हैं जब आदमी के पास शांति होती है। तो अगर आप शांत रहें, मन से शांत रहें और इस दिमाग से सोचें कि क्या ऐसा किया जा सकता है, इस लॉकडाउन के बाद क्या और तरकीब निकाली जा सकती है जो सही भी हो और जिससे आपकी उन्नति भी हो, तो इसका आप सही उपयोग कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास बहुत अच्छा समय है मिलजुल के रहना सीखने का। अपनी पत्नी को समय दीजिए, आप अपने पति को समय दीजिए, अपने बच्चों को समय दीजिए। कब से उतना समय आपने इनके साथ ना निकाला होगा, आप उनके साथ बैठकर कोई प्लानिंग कीजिए। कुछ ना कुछ इस समय का भी उपयोग कर लीजिए। वही तो बुद्धिमानी हुई, वही तो अच्छाई हुई, वही तो हमें करना चाहिए। ना कि ये अब तो लॉकडाउन है, अब क्या होगा, अब तो कुछ हो नहीं सकता। हालांकि ये सोच आती है, आनी भी चाहिए। क्या करें भाई, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई है, बहुत सौ को तनख्वाह नहीं मिल रही है और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम से कोई इनकार नहीं कर रहा, प्रॉब्लम तो है ही, पर हमें फिर भी अपना फोकस कहाँ करना है? सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि हमें सॉल्यूशन का पार्ट बनना है, प्रॉब्लम का नहीं। अगर प्रॉब्लम में फोकस करेंगे तो आगे भी प्रॉब्लम रहेगी। अगर सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे तो ये प्रॉब्लम निकल जाएगी, एक बीते हुए सपने की तरह चली जाएगी और हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में और ऊंचे उठ पाएंगे, कहीं ज़्यादा ऊंचे जितना हम सोच सकते हैं। जब तक कोई बात होती नहीं है तब तक असंभव ही रहती है, उससे एक कदम पहले। इसलिए सोचो, बड़ा सोचिए और उसके लिए कर्म कीजिए। अगर कहीं लिखा है कि धन वर्षा होगी, कुबेर का खजाना खुलेगा, तो मान लीजिए उस बात को सच कि हाँ मेरे लिए तो खुलेगा ही, हाँ आज नहीं तो कल। प्लान बनाइए, उसके लिए कर्म कीजिए। और जिन लोगों ने प्लान बनाया, उसके लिए कर्म किया, हार नहीं मानी उन्होंने सच को, उस सच को झूठ कर दिया जो लोग कहते थे कि भाई कुछ नहीं होगा, और उस झूठ को सच कर दिया जिसे कोई मानता नहीं था। इसे बोलते हैं कर्म योगी, इसे बोलते हैं कर्म योग। इसीलिए जो बहुत ज़्यादा मेहनत लोग करते हैं वो कई बार ज्योतिषियों के पास नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका तो ये मानना होता है कि भाई अगर वो कहेंगे अच्छा समय है तब भी मेहनत करनी है, और अगर कहेंगे बुरा समय है तब तो और भी मेहनत करनी है, और भी ज़्यादा मेहनत करनी है। तो उन्हें तो दोनों केसों में मेहनत करनी ही है। और इसमें सिर्फ आपके बिजनेसमैन या ना आस्था वाले लोग नहीं हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आज के समय में लोग बहुत ऊंचा मानते हैं। जैसे कि ये जो महाअवतार बाबा जी, उनके जो शिष्य थे, जिनकी एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा था कि आप, उनके गुरुजी ज्योतिष जानते थे, आप मुझे बताएं जो सबसे कठिन समय है मेरा, मैं उसी में अपनी सारी सिद्धियां करके दिखाऊंगा। तो एक सीखने वाली बात है। हालांकि उन्होंने कहा था, उस व्यक्ति का ज्योतिष पे मानना था, उन्होंने कहा था कि एक आत्मा तभी जन्म लेती है जब सारे तारे नक्षत्र उस स्थिति में होते हैं जो आत्मा की आगे की जो यात्रा है उसको सहायक करें। तो इसका मतलब ये है कि कठिन समय में भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कठिन समय कोई बुरा समय नहीं होता, कठिन समय बुरा होता है कठिनाई के लिए। एग्जाम की तरह, एग्जाम सबको कठिनाई होती है एग्जाम में, पर एग्जाम जो देते हैं तो उससे तैयारी भी होती है, फिर वो आपके काम भी आता है। तो ये भी एक एग्जाम है और एक बड़ा परिवर्तन है। बड़ा परिवर्तन कब आता है? जब बैलेंस चाहिए होता है। बैलेंस कब चाहिए होता है? जब कोई चीज कम ज्यादा हो जाती है। जब कहते हैं धर्म स्थापनाए संभवानी युगे युगे, तो ये भी एक तरह का धर्म स्थापना कहिए या बड़ा चेंज है जो कोरोना ने दिखाया कि भाई हमने जो हाहाकार मचाया है, हमने जो ये स्थिति ला दी है कि आकाश में जाओ तो हमारा हेलीकॉप्टर, हमारे जहाज, हमारी इतनी आवाज़ें हैं कि पक्षियों का जीना मुश्किल। अगर पानी में जाओ तो पॉलीथीन खा खा के मछलियाँ मर रही हैं। अगर ज़मीन पर देखो तो भैया ऐसे नज़र घुमाओ तो पेड़ पौधे नहीं है, बस घर ही घर, फ्लैट ही फ्लैट खड़े हैं। और अगर हमारे कारखानों में जाओ तो जहर निकल रहा है। अगर हमारे कहीं और जाओ तो वहाँ पे परमाणु बम बन रहे हैं, जीवाणु बम बन रहे हैं। यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो सिर्फ नुकसान कर सकती हैं, जो सिर्फ मार सकती हैं, जो सिर्फ मृत्यु दे सकती हैं, जो सिर्फ उजाड़ सकती हैं। तो ये सब करेंगे तो विनाश होगा।
थोड़ा सा ट्रेलर है, अभी तो एक वायरस आया है। तो अगर हम ऐसे ही करते रहे तो फिर कुछ और भी होगा 100 साल बाद शायद, क्योंकि हर 100 साल बाद इस तरह की स्थिति बनती है, कोई महामारी आती है, कोई बहुत बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और स्टार भी, प्लैनेट्स भी एक से होते हैं। अगर पीछे 100 साल जाएं तो स्पेनिश फ्लू आया था, युद्ध हुए थे, तब बहुत सारे लोग मर गए थे, और अभी भी कुछ ऐसी सी ही कंडीशन है कोरोना वाली। राहु केतु लगभग उससे उल्टी पोजीशन में है, पर हैं वहीं। शनि अपनी राशि में है, गुरु अपनी राशि से आते हैं शनि के सामने। गुरु जो हैं स्कॉर्पियो से, जो कार्मिक साइन है, उससे अपनी राशि में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था राहु के सामने, और फिर वहाँ से ट्रिगर होती है ये बीमारी। और चलेगी कब तक? चलेगी जब तक राहु केतु अपना एक्सिस नहीं बदल देते पूर्णतः। हाँ, ये है कि मई के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि सारे ग्रह जो राहु केतु के बीच में आ गए हैं, इनमें से बुध 24 मई को यहाँ आएंगे, उसके बाद कहीं मई जून में निकलेंगे बाहर। तो कुछ ग्रह जैसे ही बाहर निकलने शुरू होंगे, सूर्य निकलेंगे फिर, तो थोड़ा थोड़ा कमी इसमें आएगी। बाकी ये थोड़ा सा टेंशन प्रेशर बना रहेगा। और पर यह है कि प्रॉब्लम आई है तो जाएगी, रात है तो सवेरा होगा, और हमें तो आशा रखनी है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, अच्छा सोचना है। डेस्टिनी फिक्स है, पर पत्थर की तरह फिक्स नहीं है। जो लोग आशावान रहेंगे, जो लोग ऐसे सपनों को सच मान लेंगे कि वो करोड़पति बन सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो बढ़ जाएंगे। और जो उसको नहीं मानेंगे, उसे मानेंगे ही नहीं, सोचेंगे नहीं, कहेंगे अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो भी फिक्स है। अब जैसे कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग फिक्स है। डेस्टिनी फिक्स है, पर पत्थर की लकीर नहीं है कि ये बदलेगी नहीं। कर्म आपके हाथ में है, कर्म का रिजल्ट आपकी डेस्टिनी है। जो पहले किया था, अब जो करेंगे उसका भी रिजल्ट आपकी ही डेस्टिनी है। आप कितना करते हैं, अगर आपने इतना कर्म कर दिया तो आप अपनी जो जन्म के जो प्लैनेट्स हैं उनसे कहीं आगे निकल सकते हैं, कहीं आगे निकल सकते हैं। तो कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, प्लान बनाइए, अच्छाई की तरफ बढ़िए, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के से अच्छा संबंध बनाइए, अपने भाई बहन सबको साथ लेके बढ़िए, अपने समाज को आगे लेके बढ़िए और मेहनत कीजिए, और भविष्य आपका उज्जवल होगा। भविष्य आपका उज्जवल होगा। समाज में बुरे लोग हैं, समाज में अच्छे लोग हैं, वो उनकी अपनी है भाई। सब तरह के लोग इस दुनिया में हैं, और दुनिया तो ऐसी है, तो इन्हीं लोगों में रहना है, इन्हीं से सीखना भी है, इन्हीं से काम भी करना है। तो वो शिकायत में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, अपने को डेवलप कीजिए, और अपने जो जानने वाले लोग हैं, आप जिनसे प्रेम करते हैं, उनको डेवलप कराइए, आगे बढ़िए, समाज के उस हिस्से का पार्ट बनिए जो सॉल्यूशन है, ना कि प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम में है उसकी भी मदद कीजिए, उसको भी कोशिश कीजिए कि वो भी धीरे धीरे सॉल्यूशन का पार्ट बन जाए। तो आपकी ऐसी कुंडली है, और गुरु बहुत अच्छे हैं। गुरु शनि जो है दूसरे भाव में है, धन के भाव में धन योग बनाकर बैठे हैं। गुरु और शनि यहाँ पे धन योग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि दूसरे भाव का जो स्वामी है वो शनि अपने ही भाव में बैठा है, और गुरु के साथ बैठा है जो कि चौथे भाव का स्वामी है। केंद्र का स्वामी अगर दूसरे भाव के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी के साथ बैठता है तो ये भी एक तरह से धनी है, धन लोग ही दिखाता है। तो माता के थ्रू, आसपास वाले लोगों के थ्रू, आपके जो पुराने दोस्त हैं उनके थ्रू माता की सहायता आपको हो सकती है। हालांकि यहाँ से दोनों मिलकर अष्टम को देख रहे हैं, और गुरु जिस स्थान को देखते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अचानक से खर्चे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को बवासीर की बीमारी है, अगर किसी को क्या बोलते हैं जननांग की बीमारी है, पथरी की बीमारी है, तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। उन व्यक्तियों को ज़्यादा ध्यान रखना है, तो ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को ध्यान रखना है, उन्हीं को अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं। यहाँ पर जो शनि है वो तीसरे भाव के स्वामी हैं और सेकंड में आ रहे हैं, तो आपके जो छोटे भाई हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो दोस्त वगैरह हैं, उनसे भी आपको थोड़ी सहायता मिल सकती है, उनसे आपको कोई धन प्राप्ति हो सकती है। पर उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं दिख रहे हैं 5 तारीख के बाद, क्योंकि मंगल तृतीय भाव में आकर आपके छोटे भाई, आपके पड़ोसी वगैरह से आपके थोड़े संबंध खटास में ला सकते हैं। मंगल यहाँ से 9वें भाव को देख रहे हैं। मंगल का तृतीय में गोचर अच्छा होता है, तो उनकी दृष्टियां भी कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी, तो भाग्य की उन्नति करेंगे। हालांकि पिता के स्वास्थ्य को थोड़ा सा केयर करने की जरूरत है। भाग्य की उन्नति करेंगे। आपका ध्यान फिलॉसफी, ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, धर्म, इसकी तरफ जा सकता है।
मंगल की जो चौथी दृष्टि है, 1 2 3 4, वो जो है शुक्र और बुध पर है। शुक्र और बुध पर, शुक्र पर मंगल की दृष्टि कामुकता को बढ़ाती है, इच्छाओं को बढ़ाती है। बुध पर मंगल की दृष्टि थोड़ा एग्रेसिवनेस को बढ़ाती है। आपकी जो सोच है, कम्युनिकेशन है, थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है। हालांकि वाणी में घर में गुरु और शनि दोनों हैं, तो आपकी जो वाणी होगी काफी कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता गंभीर टाइप की होगी। आपकी में गंभीरपन होगा आपकी सोच में, पर उग्रता भी आएगी वाणी में, क्योंकि मंगल देख रहे हैं बुध को और शुक्र को। शुक्र को कामुकता बढ़ाएंगे। अगर आप स्त्री हैं तो आपके पुरुष के प्रति, अगर पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति, विपरीत लिंगी के प्रति जो रुझान होता है उसको बढ़ाएंगे, जो उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये बातें सिर्फ जवान और उससे जिनकी शादी हो चुकी है उनके लिए लागू हैं। बच्चों के लिए मंगल आपको खेलने के लिए उत्साहित करेंगे, आप में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, आप थोड़ा उधम ज़्यादा मचाएंगे, है ना। तो ये उस हिसाब से हर चीज़ के बहुत सारे फैलू हैं, एक वीडियो में तो बताना भी संभव नहीं है। अब इसकी जो 8वीं दृष्टि मंगल की, ये तो 7वीं दृष्टि नवम पर, 8वीं दृष्टि पड़ रही है दसम पर। अष्टम दृष्टि मंगल की बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। तो कैरियर के क्षेत्र में, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। कुछ थोड़ा बहुत डिस्फेम हो सकती है, या फिर वहां पर थोड़ा सा संघर्ष के बाद ही सफलता मिलेगी, थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है। अगर हम बात करें गुरु की दृष्टियों की, तो गुरु की दृष्टि आपकी पड़ रही है 1 2 3 4 5, मतलब कि गुरु की दृष्टि भी शुक्र और बुध पर पड़ रही है। तो दो दो ग्रहों की दृष्टि छठे रोग ऋण शत्रु के घर पर पड़ रही है। तो भैया थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें, थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखें। किसी को पैसा ना दें, वापस आने के कम चांस हैं, खर्चा वर्चा आ सकता है। वाणी का और अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी राशि में अवश्य हैं और धन योग बना रहे हैं। धन योग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 11वें भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के साथ बैठे हैं। दसम और 11 का जो स्वामी एक साथ बैठता है तो धन भाव, धन योग बनता है, पर बैठे हैं छठे भाव में। तो रोग ऋण शत्रु का थोड़ा सा ख्याल रखें। आपका कोई अपना ही, आपके कुछ आसपास का ही, आपका कोई दोस्त वगैरह ही आपके खिलाफ थोड़ी सी साजिश कर सकता है, क्योंकि जब भी छठे स्थान का स्वामी छठे स्थान में आता है तो इस तरह के योग बनते हैं। हालांकि जीत आपकी होगी, वो आपसे जीत नहीं पाएगा। छठे का स्वामी छठे में है तो अपने घर की रक्षा करेगा, स्वास्थ्य भी इन द एंड ठीक हो जाएगा, पर फिर भी ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें गुरु की 7वीं दृष्टि, तो अष्टम पर है। अचानक से लाभ, लॉटरी सट्टा, किसी चीज के थ्रू लाभ, अचानक से लाभ मिल सकता है। किसी लॉटरी निकल सकती है, कोई आपकी सहायता कर सकता है, किसी वजह से, किसी गलती से, या ऐसा पैसा जो आपने नहीं कमाया आपके नाम आ सकता है ना। अगर गुरु की हम 9वीं दृष्टि देखें तो दसम भाव पर है। तो देखिए गुरु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, तो दो दृष्टियां हो गई, गुरु और मंगल। तो मंगल की दृष्टि को गुरु की दृष्टि की थोड़ी सी ऑस्पिशियसनेस आ गई, तो आपके कार्य में थोड़ी रुकावट, मेहनत, थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष तो होगा, पर इन द एंड अगर आप गुरु का यूज करेंगे, अगर आप विद्वत्ता का, ज्ञान का, धैर्य का, फिलॉसफी का यूज करेंगे, तो इन द एंड आपका रिजल्ट अच्छा हो सकता है, क्योंकि गुरु मंगल योग एक अच्छे योगों में से एक है। तो कार्य में ज्ञान का बड़ा यूज करना है, धैर्य का करना है। अगर आपने उतावलापन दिखाया, मंगल वाली बात, गुस्सा दिखाया और थोड़ा सा जल्दबाजी कर दी, मन शांत नहीं रखा और नेगेटिवता की तरफ चले गए, पॉजिटिव जगह, सकारात्मक की जगह, तो नुकसान हो सकता है। वहीं से अगर आपने पॉजिटिव रहे, धैर्य रखा, कठिन समय में भी आपने अपना धैर्य नहीं खोया, घर में शांति बनाए रखी, तो यही चीज पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। घर में शांति का क्या मतलब कि 10वां जो भाव है उससे अपोजिट क्या है, चौथा भाव है। चौथा भाव आपके घर का होता है। तो जब तक घर में शांति है, जब तक आपके घर में रिसोर्सेज हैं, तब तक आपका काम भी चलेगा। ठीक उसी तरह जब तक आपका काम चलता रहेगा, घर में रिसोर्सेज और शांति का थोड़ा सा ज़्यादा चांसेस हैं। ये एक दूसरे की शक्तियां हैं। तो फिलहाल में इस हिस्से पर असर आया है, क्योंकि कार्य लुके हुए हैं लग, तो जब इस हिस्से पर असर आया है तो इस हिस्से पर भी असर आएगा। पर अगर आप इसे हैंडल कर लेते हैं तो ये हिस्सा फिर से, कर्म वाला हिस्सा फिर से डेवलप होने लगेगा। यही तो परीक्षा है,
इसी से तो पता लगेगा कि कौन कितना खिलाड़ी है, मतलब कि कौन कितने अच्छे कर्म कर सकता है, कौन कितनी जल्दी हार मान सकता है। यही वो अंतर आ जाएगा कि जिसकी कुंडली अच्छी है और जिसकी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है। ट्रांजिट तो सबके ऊपर ही असर डाल रहा है, काम तो सबके ही बंद पड़े हैं, पर इसके बाद सबका ये नहीं है कि सबका भविष्य बैठ जाएगा। जो लोग शांति रख पाएंगे, धैर्य रख पाएंगे, अपने परिवार अपने दोस्तों को साथ लेके चल पाएंगे, उनकी संभावना ज़्यादा है। अगर उनकी दशा महादशा अच्छी चल रही है तो फिर तो और भी है, उनकी रिकवरी बहुत अच्छी तरह से होगी। और जो लोग नेगेटिव जो हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे, कुछ गलत रास्ते पर निकल जाएंगे, तो फिर उनके लिए वापस आने में हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा नुकसान उनको झेलना पड़े। तो सब कुछ आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है, ये समझ लीजिए। क्योंकि कुंडली तो कई चीजें दिखा रही है। कुंडली तो ये भी दिखा रही है कि केंद्र में एक भी शुभ ग्रह नहीं है, केतु और राहु ही है। कार्मिक समय है, कर्म पिछले तय समय है, ट्रांजिट के अकॉर्डिंग तय समय है, जिसको बहुत ज्यादा बदला नहीं जा सकता। पर दूसरी तरफ कुंडली ये भी दिखा रही है धन योग बना हुआ है दूसरे घर में और छठे घर में। 2, 6, 10 ये तीनों ही अर्थ त्रिकोण हैं, पैसे के त्रिकोण हैं। और जब इनमें धन योग बनता है तो धन तो आता ही है, प्रतिष्ठा भी आती है, फेम भी आता है, क्योंकि 2, 6, 10 का संबंध दसम भाव से है। सारे जो त्रिकोण हैं आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कि 1, 5 और 9 आपस में जुड़े हैं, 2, 6, 10 आपस में जुड़े हैं, 3, 7, 11 आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इस तरह से देखा जाए तो देखिए 1, 5, 9 में केतु और सूर्य हैं, तो ज्ञान पर थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना है, बुद्धिमत्ता पर ज़्यादा ध्यान देना है, धैर्य पर बहुत ध्यान देना है। आप धैर्य आप रख ना पाएंगे, ऐसी समस्या है। आप कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सर पैर का ना हो, आप खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं। इसका ना मारें तो क्या है, अच्छा देखें, अच्छा सुने, अच्छा करें। अब करना भी अपने आप हो जाएगा अगर आप अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा खाएं। बुरे को इग्नोर करने की जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान अच्छी तरफ ले जाइए, बुरा अपने आप इग्नोर हो जाएगा। उसे कंट्रोल करने की भी जरूरत नहीं है, जितना आप उसके बारे में सोचेंगे उतना आप उसकी तरफ जाएंगे। आप अच्छाई के बारे में ही सोचें, अच्छाई की तरफ ही जाएं, तो अपने आप ही सब अच्छा होने लगेगा। ये जरूरी है, क्योंकि जो 1, 5, 9 में है केतु और सूर्य हैं। अगर 2, 6, 10 की बात करें तो गुरु भी हैं, शनि है, शुक्र हैं, बुध हैं। ये शनि भी अपनी राशि में है, शनि भी अपनी राशि में है। गुरु डिबिलिटेटेड हैं, नीच के हैं, पर उनका नीच भंग हो रहा है क्योंकि शनि साथ में है। शुक्र तो अपनी राशि में है ही, और बुध भी अपने दोस्त के साथ है। शुक्र बुध का जो योग होता है उसको लक्ष्मी नारायण बोलते हैं। लक्ष्मी नारायण योग अगर छठे भाव में लगा है तो जो लोग डॉक्टर हैं, जो लोग दूसरों की सेवा करते हैं, जो लोगों का काम ऐसा है जो दूसरों को कुछ हेल्प करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी है, छठा भाव सेवा का भी है। और अगर 4, 8, 12 की बात करें तो उसमें कोई नहीं है, 4, 8, 12 में कोई भी ग्रह नहीं है। 12 भाव का स्वामी जो है तृतीय भाव में आया हुआ है, अपने छोटे भाई के ऊपर, अपने पड़ोसियों के ऊपर आपको हो सकता है कुछ खर्चा करना पड़े या उनको कुछ लॉस हो, इस बात की संभावना है। यहाँ पर यह भी संभावना थी कि वो आपके छोटे भाई किसी विदेश यात्रा पे जाएं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में जा सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं, पर फिलहाल ये संभावना दिखती नहीं है काल पात्र और उसकी वजह से, क्योंकि अब तो लॉकडाउन है, हवाई जहाज ही नहीं चल रहे। अगर हम बात करें राहु की दृष्टियों की, तो राहु की जो दृष्टि है आपके 11वें भाव पर है, बड़े भाई के साथ संबंधों में। आपने से जो बड़े लोग हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, आपका जो ग्रुप सर्कल है, आपके जो दोस्त हैं, राहु कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करेंगे। राहु क्या करते हैं, राहु धुएं का भूत बना देते हैं, मतलब जो नहीं है उसको ऐसा लगता है कि वो है, गलत फहमी करा देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। राहु सप्तम में है तो आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपकी प्रेमिका से, आपके प्रेमी से, आपके गर्लफ्रेंड से, आपकी गर्लफ्रेंड से, आपके बॉयफ्रेंड से,
आपके दोस्तों से राहु गलत फहमी कराने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे जो है ही नहीं, उसके बेस पर आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, शनि राहु केतु मंगल सूर्य ये विच्छेदात्मक ग्रह हैं, इनमें भी शनि राहु केतु मंगल सूर्य थोड़े कम हैं, वो थोड़ी गर्माहट क्रूर ग्रह हैं, पर इतने भी नहीं है, पर ये ज़्यादा हैं। तो विच्छेदात्मक ग्रह सप्तम में है, रिलेशन को बढ़ाएगा जरूर। राहु जहाँ बैठते हैं उसको एक्सपेंस कर देते हैं, आपके रिश्ते बढ़ सकते हैं, दोस्त बढ़ सकते हैं, पर कुछ दोस्त अलग भी हो सकते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छी दोस्त, या जिससे आपका रिलेशन है किसी गलत फहमी की वजह से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ ये किसी बाहर वाले लोगों से आपके रिलेशन को भी दिखा रहा है, विदेशियों की, विदेशी लड़की, विदेशी लड़का, या फिर इंटरनेट के थ्रू किसी से व्यापार। विदेश में अगर आपका व्यापार है, आजकल कुछ बहुत सारे इंडियन लोगों का विदेश में व्यापार है भी है ऐसा, तो उनके लिए उतना बुरा नहीं है राहु सप्तम में जो है, जिनका विदेश में बिजनेस है, पर अमूमन लोगों के लिए तो ऐसा नहीं है, तो उनके लिए ये बातें हैं, ये सावधानियां हैं। राहु यहाँ से आपके लग्न को देख रहे हैं, बुद्धि को भ्रमित करने की कोशिश करेंगे। राहु जो है आपके मंगल को देख रहे हैं, तृतीय स्थान को देख रहे हैं, आपके पराक्रम को ही जकड़ने की कोशिश करेंगे। एक तो तृतीय स्थान पराक्रम, ऊपर से मंगल खुद पराक्रम को दिखाते हैं। ये जो आदमी के अंदर का जो जज्बा होता है कि भाई आगे जाना है, कुछ करना है, कुछ करके ही दिखाना है, हिम्मत जो होती है, जो विल पावर होती है, जो इच्छा शक्ति होती है, उसी को जकड़ने की कोशिश करेंगे राहु। राहु कहेंगे अब तो कोरोना आ गया भाई, अब कुछ नहीं होगा, अब तो बैठ जाओ, उसके बाद ही करेंगे, पी लो थोड़ा सा और आराम करो, कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं होना, अब तो जिनका हो रहा था उनका ही डूब गया, हमारा क्या होगा। आपको क्या करना है, आपको राहु की नहीं सुननी है, आपको मंगल की ही सुननी है। मंगल क्या कहते हैं, कर्म करो, करते रहो, पॉजिटिव रहो, तैयार रहो, लड़ते रहो, जो उसने हार नहीं मानी उसकी जीती है। इस संसार का यही नियम है, जो डर गया वो मर गया। मतलब कि जिसके मन में निराशा आ गई भैया, उसका तो काम हो गया। मतलब जब निराशा ही आ गई तो उसके मन में तो सोच भी नहीं आएगी ना कोई पॉजिटिव, और जब सोच ही नहीं आएगी तो कर्म क्या करेगा। तो आशावान रहिए, लड़िए। लड़ने का मतलब ये नहीं कि लड़ना है, लड़ने का मतलब है ये भी नहीं है कि निगेटिविटी से लड़ना है, सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है, अच्छाई की तरफ ध्यान देना है, अच्छे कर्म करने हैं और सजग रहना है। ना किसी को कभी धोखा देना है, ना किसी से धोखा खाना है। और बहुत ज़्यादा तो इस धोखे के बारे में सोचना ही नहीं है, सोचना है कि किस तरह कुछ किया जाए, सोचना है किस तरह कुछ ऊपर जाया जाए, सोचना है कि किस तरह मैं लोगों को दे पाऊँ। वो अगर आपकी ये सोच रहेगी तो आपका करने वाले भी हो जाएंगे और आप ऊपर भी जाएंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल समय बदलेगा, ये रात भी कट जाएगी। और आपके नाम की जो चिट्ठी ईश्वर की तरफ से आई है, अच्छी चिट्ठी, वो आप तक पहुंचेगी ज़रूर। वो लॉकडाउन के वजह से आप तक नहीं जा रही, डाकिया ने आजकल हड़ताल कर रखी है कि भाई अब नहीं चलेंगे, कोरोना है। पर उसके बाद जब डाकिया चिट्ठी देने लगेगा, मई के बाद शायद, होप सो, तो आपके नाम की जो अच्छी चिट्ठियां आई हैं वो भी आप तक पहुंचेंगी। आपके कार्य की रिकवरी हो जाएगी, हो ही जाएगी, आशा रखिए। जो आशा रखता है, जो पॉजिटिव रहता है, उसके काम भी हो जाते हैं। ये संसार का नियम है, क्योंकि वो ट्राई करता है, वो कर्म करता है। जब आप पहले तो आशा ही आएगी, पहले तो सोच ही आएगी, फिर उसके बाद प्लान आएगा। आप सिर्फ सोचते रहें, ख्यालों में तो नहीं होगा, पर पहले सोच ही आएगी, विश्वास ही आएगा, फिर उसका कर्म आएगा। अब उसके बारे में फिर आदमी सोचेगा कैसे करा जाए, और जब करेगा तो मुसीबत तो आएगी। जब हनुमान जी सागर को लांघे तो कितने राक्षस आए थे भैया, पर उन्होंने क्या किया, अपना राम 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 कहते ही रहे और समुद्र को लांघ कर ही छोड़ा, चाहे कुछ भी हो गया। उन्होंने अपनी भक्ति से विश्वास नहीं उठाया, अपने कर्म से विश्वास नहीं उठाया और चलते ही रहे। तो मुसीबत तो आती हैं, और जो कुछ करता है उसको तो कुछ ज़्यादा ही आती हैं, क्योंकि जब कुछ ना करो तो उसमें मुसीबत ही क्या आएगी, कुछ करोगे तभी मुसीबत आएगी ना। अब अगर आप कुछ बोलोगे तो किसी को नेगेटिव लगेगा, किसी को पॉजिटिव लगेगा, बोलो ही मत, पर अच्छा बोलो, अपनी तरफ से सब अच्छा करने की कोशिश करो। पर ये याद रखो कि मुसीबतें, थोड़ा बहुत अपोजिशन, ये तो होता ही है, वो नॉर्मल बात है। अब कोरोना जैसी मुसीबत आई है, बहुत बड़ी मुसीबत है, ऐसी मुसीबत पिछले 100 साल में नहीं आई,
तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। बड़ी मुसीबत है तो थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है, पर ये भी नहीं है कि भाई जिंदगी का एंड हो गया, अभी आप जिंदा हो, आपके बीवी बच्चे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके माता पिता हैं, आपके हाथ पैर सही हैं, आप बीमार नहीं हुए हो और अभी तक सब ठीक ही है, तो बहुत अच्छी बात है। इस बात का उत्सव तो मनाओ, इस बात की खुशी तो मनाओ कि भाई मैं अभी बचा हुआ हूँ, सब ठीक है। अब कुछ दिन में शायद ये भी ख़त्म हो जाएगा कोरोना, तो करेंगे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा ही। तो ये है आपका इस महीने का धनु राशि धनु लग्न का मासिक फल। अब थोड़ी त्योहार की बात कर लेते हैं। त्योहार की बात इसलिए क्योंकि ये जो त्योहार हैं बड़े काम के हैं, इनका यूज किया जा सकता है। देखिए वक्त होता है, वक्त से ही व्यक्ति राजा बनता है, वक्त से ही व्यक्ति रंग खो जाता है। दशा महादशा, ये जो तारे हैं हमारी सोच को बदल देते हैं, सोच को बदलते हैं। इनका जो पकड़ होती है वो हमारी सोच पर ही होती है, और फिर उस सोच के थ्रू हम ही कुछ ऐसा करते हैं कि फिर उसका रिजल्ट में हमें कुछ कष्ट होने होते हैं। जैसे रावण ने माता सीता का ही हरण कर लिया, इतना ज्ञानी प्रतापी, और क्या हुआ उसका, फिर उसका नाश हो गया, पूरी लंका का विनाश हो गया। तो खुद ही गया था ना वहाँ पे, अपनी सोच खराब कर देते हैं। तो सोच को सही रखना है, धर्म के रास्ते पे चलना है। और समय की बात कर रहा था मैं कि समय बहुत इम्पोर्टेंट है, समय बदल देता है सब कुछ। तो ये त्यौहार भी एक विशेष समय है। बहुत से लोग कहते हैं अब हर दिन ही अच्छे कर्म करने ही चाहिए, करो भैया, मना कोई ना कोई कर रहा है, पर सारा समय ऐसा है, ये मूर्खता है। ये मूर्खता भी नहीं है, बस अनजानापन है। जिसको नहीं पता है उसको, उनकी बात अपनी जगह ठीक है, क्योंकि साइंस ने भी ये प्रूव नहीं किया है। करेगी तो वेट करना होगा उस टाइम तक। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अभी प्रूव होंगी समय के साथ, कि त्योहार, कुछ बातें तो हैं कि समझ में आता है कि अमावस्या पूर्णिमा का साफ साफ असर होता है समुद्र पर, और जो समुद्र का कॉन्स्टिट्यूशन है पानी का, जैसा पानी वहाँ है वही उस जैसा ही हमारा खून है, तो हमारे ऊपर भी असर होता होगा। ठीक उसी तरह तारे नक्षत्र, उनकी जो गतियां हैं उनका भी एक विशेष महत्व है, हर दिन का एक विशेष महत्व है। उसी के आधार पर इन त्योहारों की निर्माण हुआ है, उसी के आधार पर ये जो कहानियां हैं उनमें एसेंस छिपा हुआ है। जैसे एकादशी को देखें तो मोहिनी एकादशी राहु केतु के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था और अमृत कलश निकला, तो जो राक्षस लोग थे वो शक्तिशाली थे, अमृत कलश को लेकर भाग गए। अब देवता उनसे छीन नहीं पा रहे थे, तो भगवान नारायण विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, उनके पास आए, और इतना खूबसूरत रूप था कि वो लोग मोहिनी की बातों को टाल नहीं पाए, मोहित हो गए, और यहाँ तक राजी हो गए कि भाई मोहिनी ही बांटेंगी अमृत, जिसे चाहें उसे बांटेंगी, क्योंकि उनकी कमजोरी थी। और विष्णु भगवान जानते थे कि इनकी क्या कमजोरी है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अहंकारा, ये 6 शत्रु हैं। इनमें से कोई एक या 2 हावी होते हैं व्यक्ति पर। हर आदमी में सारे दोष होते हैं, पर 1-2 ही हावी होता है, वही उसकी कमजोरी होती है। अगर उसको ही कंट्रोल करना वो सीख जाए तो बहुत ऊपर जा सकता है। तो जब मोहिनी की बात पर असुर राजी हो गए, तो मोहिनी ने क्या किया, सारा जो अमृत था देवताओं को पिला दिया। तो स्वर भानु नाम का जो राक्षस था उसको पता लग गया, उसने ये जान लिया, उसने ये पहचान लिया, कितनी इंटेलिजेंट है कि ये जो है हमारे साथ धोखा हो रहा है। तो उसने ये इंतज़ार नहीं किया कि भाई मुझे भी मिलेगा, बाद में हो सकता मिलता नहीं मिलता पता नहीं, अब आइडिया लगा सकते हैं। पर उसने क्या किया, अपना भेष बदला, उन्हीं की उसमें बैठ गया देवता बनकर, और विष्णु जी ने, मोहिनी ने पिला दिया उनको अमृत गले से उतर चुका था, तभी अमृत उसने पी लिया था। इस समय सूर्य और चंद्र ने बताया कि हाँ भाई ये असुर है, और विष्णु जी ने तुरंत गला काट दिया, पर जब तक अमृत नीचे जा चुका था, अमृत अपना कार्य कर चुका था। सब विष्णु जी की इच्छा से हुआ है बिल्कुल, और राहु केतु अमर हो गए, बाकी राक्षस ऐसे ही रह गए।
तो क्योंकि इस कहानी का राहु केतु से और उनके अमृत पीने से है, तो मोहिनी का जो व्रत है, अगर किसी की राहु केतु की महादशा, अंतरदशा, राहु केतु शुभ नहीं है, तो मोहिनी एकादशी का व्रत उनके लिए अच्छा होता है। अपरा बहुत अच्छी, निर्जला भी बोलते हैं इसको, निर्जला एकादशी। कहते हैं कि अमरनाथ, केदारनाथ जितना पुण्य मिलता है उतना ना मिलता हो, पर पुण्य जरूर मिलता होगा। कुछ सच्चाई तो इनमें है, कुछ क्या, बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई है। तो इसका व्रत करें। पूर्णिमा, जिन लोगों का चंद्रमा अच्छा नहीं है, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को भय लगता है, जिन लोगों को एक चीज पे मन नहीं रुकता, जिन लोगों को घबराहट होती है, उनके लिए पूर्णिमा का व्रत करना बहुत जरूरी है। और अगर रात में चंद्रमा में खीर रखी जाए और उसको सुबह खाया जाए, तो ये बहुत परखा हुआ, जाना हुआ एक तरीका है, बहुत लोग करते आए, तो इससे लाभ आपको अवश्य होगा। तो आप भी कीजिएगा। चंद्रमा की दशा महादशा चल रही हो, आपका चंद्रमा कमजोर हो, आपकी माता से आपकी ना बनती हो, आपकी घबराहट होती हो, आपका मन एक जगह ना टिकता हो, तो इसका मतलब है चंद्रमा कमजोर है, तो आप ये व्रत कीजिएगा। अगर आपका जन्म पूर्णिमा या अमावस्या को हुआ हो, तब भी ये आपके लिए अच्छा है। शिवरात्रि, भगवान शिव तो स्वयं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं, तो किसी भी श्राप, किसी भी बुरे समय में शिव की आराधना आपको शुभता लाती है। उनका नाम ही है शिव, ऑस्पिशियस, शुभ, ओम नमः शिवाय। नाम सुन के ही आदमी को अच्छा लगता है, तो उनका प्रार्थना कीजिएगा, व्रत कीजिएगा। अमावस्या 22 तारीख की है। अमावस्या का जो है राहु की तिथि है। अगर आप तिथि जानते हैं तो सूर्य की है प्रतिपदा, चंद्र की द्वितीया, मंगल की तृतीया, बुध की चतुर्थी, बृहस्पति की पंचमी, शुक्र की षष्ठी और शनि की सप्तमी, राहु की अष्टमी और सूर्य की नवमी। तो फिर से ये चलता रहता है। तो इस तरह से चलते चलते जो पूर्णिमा आती है वो शनि महाराज की, और जो अमावस्या आती है वो राहु की। तो राहु की तिथि है, तो और 22 नंबर पे पड़ रही है, राहु का ही अंक है। तो किसी का अगर राहु का समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो उनके लिए अमावस्या का व्रत है। इसके अलावा पितृश्राप अगर किसी की कुंडली में है, सूर्य अफ्लिक्टेड है, सूर्य से 9वां 10वां घर अफ्लिक्टेड है, 9वां घर अफ्लिक्टेड है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। वैसे भी अमावस्या को बोलते हैं, हर अमावस्या को कुछ ना कुछ दान पुण्य, अपने पितरों के लिए कुछ पूजा करनी चाहिए, इससे उनका भला होता है, आपका भला होता है। आपको तो पता ही है कि आत्मा अमर है, कहीं ना कहीं तो हैं आपके पूर्वज, कहीं ना कहीं तो हैं, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। अच्छा, 22 तारीख से मैं बताना चाहूँ, ये जो सारा खेल जो चल रहा है वो राहु का चल रहा है। इससे पहले महीने की अमावस्या भी 22 तारीख को थी, वो भी राहु का नंबर। पैदल मार्च भी 22 तारीख को हुआ था, वो भी राहु का नंबर। पूरी दुनिया में 22 तारीख को इस कोरोना के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें निकाली गई थी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इसके अलावा कोविड-19 को अगर जोड़ा जाए न्यूमेरोलॉजिकल, तो भी राहु का नंबर आता है। और मैंने एक वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया भी है कि शायद पहली बार जब वायरस किसी या तो लैब से निकला या फिर किसी जीव से मनुष्य में आया, तो वो हो सकता है कि 4 नवंबर, क्योंकि 4 राहु का नवंबर है, 4 जो है राहु की तिथि है। इसके साथ साथ अष्टमी थी, तो अष्टमी जो है फिर से राहु की तिथि है। ये चीज़ें मैच हो रही हैं, तो राहु का खेल है। तो राहु जब तक पूरी तरह चेंज नहीं होता, तब तक कोई सॉलिड उपाय तो नहीं आने वाला। तब तक तो वैसे भी आप एक बात मान लीजिए कि अगर वो कोई चीज़ की शुरुआत हो गई, एक तरह का उसको क्लिक मिल गया, कोई बड़ी महामारी, वो तो मिल गया। अब ग्रह बदलते रहेंगे, कम ज़्यादा होता रहेगा, पूरा जाने में वक्त लगेगा। तो ये थे इस महीने के त्योहार। 14 तारीख की संक्रांति है, संक्रांति है, वृषभ संक्रांति है। वृषभ राशि में सूर्य जा रहे हैं यहाँ से। तो इस संक्रांति का महत्व ये होता है कि बहुत ही अच्छा दिन है,
पग प्रतिष्ठा बढ़ती है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता के लिए अच्छा होता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में कोई श्राप है किसी घर में, उस घर में जब सूर्य जाएं तो उस श्राप से संबंधित मंत्रों का उच्चार 40 दिन तक करने से उस श्राप में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। तो ये था हमारा धनु राशि धनु लग्न का इस महीने का मासिक फल। मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ताकि दूसरे लोग भी देख पाएँ। जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।